रानीगंज के खेला में भैया जाति और जज्बात की गिनती बिना गद्दी न ठहरे। कभी साइकिल भागी, कभी हाथी गर्जा और कबो कमल खिला के सबके खेला कर गई। अब सवाल ही बा 2027 में का हुई, कौन बनेगी राजा और कौन बनी रही जाएगी रानी। चली जाना है रानीगंज की सियासत के असली खेल। रानीगंज की धरती निराली, जहां ऑटो की होती है चालाकी और लाली। कभी साइकिल, कभी हाथी, कभी कमल खिले। हर 5 साल में जनता के जज्बात बदले। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु मिश्रा, आपका होस्ट। आप देख रहे हैं हिंदू राष्ट्र 3.0, रानीगंज का सबसे बड़ा पॉलिटिकल एनालिसिस। आज हम बात करेंगे उस सीट की जहां जाति गणित के बिना सत्ता का समीकरण नहीं सुलझता। कौन किसके साथ है, भाजपा की मुश्किलें क्या हैं, सपा बसपा का मास्टर स्ट्रोक क्या होगा, और इस बार ठाकरों का झुकाव राजा भैया के सारे पर या फिर किसी और की नैया पार करेगी। चलिए शुरू करते हैं। रानीगंज का चुनावी इतिहास क्या है? सबसे पहले रानीगंज का इतिहास समझिए। रानीगंज विधानसभा में पिछले 13 साल में सत्ता बार बार पलटी है। 2012 में सपा जीती, यादव प्लस मुस्लिम समीकरण के दम पर सपा ने यहाँ पे कब्जा किया। 2017 में भाजपा ने बाजी मारी, ब्राह्मण ओबीसी के साथ ठाकुर वोट पर कब्जा करके और मोदी लहर का दांव खेल के। 2022 में भी सपा ने भाजपा के किले में सेंध लगा दी। क्यों? क्योंकि जनता के मुद्दे अब सिर्फ जाति नहीं, विकास भी मांग रहे हैं। बेरोजगारी, सड़क, शिक्षा, ये सब बड़े मुद्दे हैं, लेकिन जाति रानीगंज के अंदर सबसे बड़ा चुनावी फैक्टर बन चुका है। आसपास की विधानसभाओं में देख सकते हैं, जाति समीकरण पूरी तरीके से बदल गया है। रानीगंज में जाति समीकरण क्या है? ब्राह्मण, पटेल जिसे कुर्मी कहते हैं, ठाकुर, राजपूत, दलित, पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम, ये सब एक अलग रोल अदा कर रहे हैं। लेकिन रानीगंज के जितने विधायक हुए हैं अभी तक, उनकी संख्या सब ज्यादा ब्राह्मणों की है। अब ब्राह्मण बड़ा वोट बैंक है, लेकिन ब्राह्मण कभी खुद का अपना नेता नहीं बनाया है। जिन्होंने अपना नेता समझने की कोशिश की, खुद को मिट गए, क्योंकि ब्राह्मण पॉलिटिकल में हमेशा किंग मेकर बनना पसंद करता है, किंग नहीं। यही कारण है रानीगंज में ब्राह्मण नेता पार्टी में ताकतवर जरूर है, लेकिन किसी के कभी भी बड़े नेता नहीं बन पाए, ब्राह्मणों के नेता नहीं बन पाए। भाजपा की मुश्किलें बहुत है, तो क्या बहुत बड़े बड़े चेहरा। भाजपा की सबसे बड़ी चुनौती जो है, उम्मीदवार चुनना है। आपने देखा था कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अंतिम समय में अपनी घोषणा की। शिवाकांत ओझा पूर्व मंत्री हैं, आलोक पांडे पूर्व राष्ट्रीय मंत्री हैं भारतीय किसान मोर्चा के, अभय कुमार ओझा पूर्व विधायक है, और एक और नाम आ रहा है ओम प्रकाश त्रिपाठी, पूर्व जिला अध्यक्ष है, और बड़े नाम आने बाकी है। सपा की तरफ से आप सबको बताओ, सपा मास्टर स्ट्रोक करती है। इनमें से किसी एक का टिकट मिलने का मतलब जो भाजपा के हैं, बाकी 3 की नाराजगी है, और यही नाराजगी भाजपा को महंगी पड़ जाती है। भाजपा ब्राह्मण चेहरा उतारे या ओबीसी चेहरा उतारे, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि पार्टी को अंदाजा है ब्राह्मण वोट अपने आप नहीं आएगा। बदलते समीकरणों के चलते ये भी चर्चा है कि भाजपा इस बार रानीगंज में ओबीसी फेस पर भरोसा कर सकती है। सपा और बसपा मास्टर स्ट्रोक कर सकती है जब भाजपा ओबीसी चेहरा लाएगी। सपा और बसपा की रणनीति हमेशा एक जैसी रहती है, उम्मीदवार आखिरी वक्त पर घोषित होता है और आखिरी वक्त पे बदला जाता है। क्यों? ताकि विरोधियों को तैयारी का समय न मिले। जाति समीकरण को देखकर अंतिम क्षण में बाजी पलटी जाए, यही दोनों का खेल है। सपा का प्लान यादव और मुस्लिम वोट बैंक पर टिके रहना, लेकिन रानीगंज में यादव ज्यादा नहीं है, इसलिए सपा को गैर यादव ओबीसी पटेल समाज को साधने की जरूरत है। बसपा दलित वोट बैंक के दम पर यहाँ हर बार ताल ठोकती है, लेकिन समस्या ये है कि इनके कार्यकर्ता भरोसा नहीं करते। टिकट किसे मिलेगा? हाईकमान अचानक कोई अनजान चेहरा लाके खड़ा कर देता है। यही वजह है इनके कार्यकर्ता खुद को दगा हुआ महसूस करते हैं। सपा हो या बसपा हो, रानीगंज के अंदर कहीं दूर से लाके पटक दिया जाता। विश्वनाथगंज के मुगराबाद शाहपुर
यहाँ के लोगों को रानीगंज से लड़ा दिया जाता है, इसलिए सपा और बसपा के कोर वोट बैंक नहीं बन पा रहे। अब बात ठाकुर वोट की करते हैं। कहा जाता है रानीगंज में राजा भैया का 10% ठाकुर फैक्टर चलता है। रानीगंज में ये वोट हर बार निर्णायक साबित होता है। अगर ये वोट भाजपा की तरफ गया तो फायदा है, सपा की तरफ गया तो गेम बदल जाएगा। पटेल समाज और यहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं ये हावी होने वाले हैं। पटेल समाज जिस तरफ जाएगा उसी तरफ झुकाव होगा। भाजपा की तरफ गया भाजपा, सपा की तरफ गया सपा, बसपा की तरफ गया बसपा, क्योंकि यहाँ से पटेल समाज से इसमें वर्तमान रानीगंज के जो विधायक है पटेल फैक्टर से ही ये विधायक बने हैं, वरना विधायक नहीं बनते। विश्वनाथगंज से यहाँ आ गए। यहाँ बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, सड़क और स्वास्थ्य का हाल अगर भाजपा इन मुद्दों पे खरा नहीं उतर पाती है, भाजपा की सरकार और रानीगंज के जो विधायक है आर के वर्मा, तो सिर्फ जाति का खेल यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ विकास का खेल जबरदस्त चलेगा। कांग्रेस की स्थिति पे हम बात कर लेते हैं। कांग्रेस की स्थिति यहाँ पे डूबती जहाज के बराबर है। रानीगंज में कांग्रेस की हालत क्या है? नाम है, काम नहीं, नेता है, जनता नहीं। यहाँ कांग्रेस सिर्फ वोट काटने के लिए रह गई है। आपको मैं एक रिपोर्ट्स के अनुसार रानीगंज के अंदर कांग्रेस को प्रत्याशी तक नहीं मिलने वाले हैं, जो एक रिपोर्ट्स आ रही है। अभी आपको मैं अंत में बताने वाला पूरा विश्लेषण 2027 में क्या बदलने वाला है। 2027 का जो मुकाबला होगा त्रिकोणी हो सकता है, चतुष्कोणी हो सकता है। भाजपा अपने ब्राह्मण दावेदारों को कैसे मैनेज करेगी अगर ओबीसी चेहरे को उतारेगी? क्या सपा पटेलों का साथ पाएगी? बसपा का दलित प्लस समीकरण कितना चलेगा? ये सब आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि रानीगंज की राजनीति जात और जज्बात के इर्द गिर्द घूमती रहेगी। मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं, ये जबरदस्त बातें हैं। भाजपा, सपा और बसपा की बातें हैं और रानीगंज के अंदर है। कौन बनेगा राजा, कौन बनेगा रानी, रानीगंज का खेल है। यहाँ जनता की कहानी है, कभी साइकिल दौड़े, कभी हाथी चले तो कभी कमल खिले, और जनता पूछे अब की बार किसको खेले। अब मैं बात कर रहा हूं विधानसभा रानीगंज के जो पार्टियों के बड़े बड़े दावेदार हैं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में अगर कहूं तो शिवाकांत ओझा या उनके पुत्र पुरांशु ओझा यहाँ से उम्मीदवार हो सकते हैं। पूरी जोर आजमाइश चल रही है कि पार्टी हाईकमान को मनाया जाए, अपनी संगठन की स्थिति को उनके सामने पेश किया जाए। देखिए हम यहाँ पे इतने मजबूत है, हमारे साथ ये वर्ग है, हमारे साथ ये वर्ग है। इनके साथ सबसे बड़ा माइनस फैक्टर ये है कि जो कोर भाजपा आई ये इनसे दूर हुआ है। 2007 में चुनाव हारने के बाद जब ये बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की, लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी भी रहे, फिर उसके बाद वहां चुनाव हारे। उसके बाद इन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया और समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, उसमें कैबिनेट मंत्री बनते हैं। एक तरफा खेल करते हैं, ब्राह्मण ब्राह्मण को लड़ाते हैं, और कोई कोर सपा हो कभी भाजपा हो, इनके साथ हुआ क्या? जो इनके साथ भाजपा में थे, जो इनके करीबी थे, वो बसपा में चले आए। जब ये सपा में गए तो ये सपा में चले आए। अब भाजपा में आए हैं तो वो लोग भाजपा में आए हैं। मतलब कुछ लोग इनके पास ऐसे हैं वो कहीं भटक नहीं सकते। लेकिन 2017 में जो चुनाव होता है ओझा वर्सेस ओझा हो जाता है। एक नौयुवक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से निकला हुआ व्यक्ति जब प्रतापगढ़ के अंदर भाजपा की स्थिति यह थी कि भाजपा को वोट कौन दे, सपा की लहर चल रही थी, बसपा की लहर चलती थी। जो बड़े बड़े दिग्गज युवा नेता होते थे वो सपा और बसपा की तरफ भागते थे, भाजपा की तरफ कोई नहीं आता था। गिने चुने लोग भाजपा की बैठकों में जाते थे, कोई नहीं जाना चाहता था। पार्टी का झंडा उठाने को कोई तैयार ही नहीं होता था। कुछ लोग ऐसे होते थे जो तैयार होते थे। जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ते अभय कुमार ओझा, और प्रतापगढ़ जनपद में अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने चुनाव जीता था भाजपा के बैनर के तले। फिर आता है 2017 का चुनाव, बड़े बड़े दिग्गज लाइन में लगे थे,
देश में नरेंद्र मोदी की सरकार थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति कुछ और थी। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार बनाने को लड़ रही थी, और खासकर रानीगंज के अंदर, क्योंकि यहाँ प्रोफेसर शिवाकांत ओझा अपना दबदबा बना रखे थे, तीसरी बार विधायक बने थे, अपना गढ़ समझ रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे युवक को दिया, एक ऐसे कार्यकर्ता को दिया, एक ऐसे व्यक्ति को दिया जिसने सब कुछ बदल दिया। वो चेहरा सबके आंखों का दुलारा बन चुका था। अभय कुमार ओझा और धीरज ओझा, एक पतला सा लड़का गमछा डाले हुए पहुंचता था घर घर, हम चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है आपको वोट मिलेगा, और प्रोफेसर शिवाकांत ओझा को मोदी लहर में चुनाव हरा देता है। वक्त बदला, 2017 का चुनाव, प्रोफेसर समाजवादी पार्टी से प्रोफेसर शिवाकांत ओझा चुनाव हार जाते हैं, भाजपा के अभय कुमार ओझा चुनाव जीतते हैं, एक लहर बनती है, युवा साथ आते हैं। लेकिन जब युवा साथ आते हैं तो जो कोर युवा थे वो साथ आए, कुछ इनके साथ ऐसे लोग जुड़े जो अपना काम चलाए और पार्टी छोड़ दी। किसी ने अपने पत्नी की नौकरी बचाने के लिए इनसे जुड़ाव किया, किसी ने भाई की नौकरी बचाने के लिए, किसी ने अपनी नौकरी, किसी ने अपना परिवार चलाने के लिए इनसे जुड़े। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में सब कुछ बदल गया। जो लोग इनके आगे पीछे घूमते थे उन्होंने विश्वासघात किया, और 2022 के चुनाव में ये हार जाते। जब पुराने लोग थे, अभय कुमार ओझा चुनाव जीते। जब इन्होंने बुजुर्गों का सम्मान किया, जो पार्टी के वरिष्ठ लोग थे उनको सम्मानित किया, उनको सम्मान की भावना से देखा, तो लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और लोगों का आशीर्वाद भी मिला। लेकिन लोग कहते हैं कि अगर अभय कुमार ओझा अभी भी 2017 के अभय कुमार ओझा बन जाए तो स्थिति बहुत अलग हो जाएगी, स्थिति बहुत अलग हो जाएगी। 2022 का चुनाव होता है, अभय कुमार ओझा पार्टी से फिर से उम्मीदवार बनते हैं, सिटिंग विधायक थे तो पार्टी के उम्मीदवार बनते, और समाजवादी पार्टी ने एकाएक पहले विनोद कुमार दुबे को उम्मीदवार बनाया, फिर बनाते हैं विश्वनाथगंज से विधायक डॉक्टर आर के पटेल। कभी अपना दल और भाजपा गठबंधन से विधायक थे, मन बदला, विचार बदला, सपा में चले गए, और रानीगंज में आके इन्होंने बयान दिया, हम यहां से ब्राह्मणवाद को खत्म करेंगे। और सबसे बड़ा फैक्टर ये हुआ, क्योंकि अभय कुमार ओझा के साथ 90% ब्राह्मण, जिनसे पिछड़ा वर्ग बहुत कटता था, जो अभय कुमार ओझा के साथ गए, जो ब्राह्मण अभय कुमार ओझा के साथ गए, उस गांव के जो ओबीसी वर्ग था, दलित वर्ग था, वो अभय कुमार ओझा से कट गया, और आर के पटेल के साथ वो गए और जबरदस्त भूमिका निभाई। बसपा खेल नहीं कर पाई, बसपा सिर्फ 13 से 14 हजार वोट यहाँ पा पाई। अगर बसपा ये 5 से 6 हजार वोट पे सेंध लगाती ओबीसी वर्ग पर, जहां से बीजेपी जीत जाती। लेकिन जो एक सर्वे है, जो मैंने लोगों से राय ली है, तो लोग यही कह रहे हैं कि अगर अभय कुमार ओझा 2017 वाले अभय कुमार ओझा बन जाते हैं तो स्थिति कुछ और हो जाएगी। तीसरा नाम आलोक पांडे, भारतीय जनता पार्टी से। ये वो नाम है जो राष्ट्रीय राजनीति से क्षेत्रीय राजनीति में आए। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री, अधिवक्ता संघ के उपाध्यक्ष, जिनके कार्यों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस समय भारतीय जनता पार्टी के भावी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे और फिर बाद में उम्मीदवार भी बने, उन्होंने सराहा था। उन्होंने कहा कि तालकटोरा स्टेडियम में एक आयोजन होता है, उस आयोजन में इनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि आपको देश भर के वकीलों को इकट्ठा करना है, क्योंकि 10,000 वकीलों को इकट्ठा करना मुश्किल था। वो दिल्ली के अंदर एक हफ्ते के अंदर पूरा स्टेडियम भर गया था। नरेंद्र मोदी पीठ थपथपाते हैं, राजनाथ सिंह पीठ थपथपाते हैं, बहुत आगे जाओ।
अब रानीगंज की राजनीति में उतर आए। गांव गांव, घर घर, गली गली, खेत खेत छान डाल रहे हैं। एक नए सोच के साथ, एक नई उम्मीद के साथ लोगों का जुड़ाव लगातार आलोक पांडे से जुड़ रहा है। जो लोग शिवकांत ओझा से नाराज है, अभय कुमार ओझा से नाराज है, वो लोग आलोक पांडे के साथ तेजी से जुड़ रहे हैं। लोग कह रहे हैं उनके बोलने की शैली, लोगों से मिलने के तरीका, ये सब और लोगों से अलग है। और लोगों में घमंड झलकता है कि हम मंत्री, हम विधायक, हम ये, हम वो, हम ये, हम इनके यहाँ कैसे जाएं, खेतों में कैसे जाएं, हमारे घर ये कैसे आए। ये सब चीजें आलोक पांडे के साथ नहीं है, ऐसा लोग कह रहे हैं। और ये प्लस पॉइंट बनने जा रहा है, क्योंकि हर एक वर्ग जुड़ रहा है आलोक पांडे के साथ। और जो चौथा नाम है, भारतीय जनता पार्टी प्रतापगढ़ के पूर्व जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश त्रिपाठी इस समय क्षेत्र में सक्रिय हो चुके हैं। वो रानीगंज से अपनी दावेदारी को पक्की कर रहे हैं। जन जन के यहाँ, वरिष्ठ लोगों के यहाँ, पुराने भाजपाइयों के यहाँ, नए लोगों से लगातार वो जुड़ रहे हैं, जन जागरण कर रहे हैं। लेकिन अब बात वहीं सपा और बसपा की हम करते हैं। सपा और बसपा देखते हैं कि भाजपा किसको टिकट दे रही है, कौन से वर्ग को दे रही है। अगर ब्राह्मण वर्ग को दे रही है तो किसको दे रही है, इसका फैक्टर कहां कहां है, कौन कौन इस व्यक्ति के साथ जुड़ सकता है, कौन कौन नहीं जुड़ सकता, उसी हिसाब से क्या इसका दलित विरोधी है, क्या ये दलित विरोधी है, क्या ये ओबीसी विरोधी है, ये सब देखते हुए सपा और बसपा तय करती है। जैसे आपको पता होगा कि पहले अभय विनोद कुमार दुबे को टिकट मिलता है समाजवादी पार्टी से, फिर भाजपा से आ जाते हैं अभय कुमार ओझा, तो पार्टी ने तुरंत टिकट चेंज कर दिया और ओबीसी चेहरा ला दिया, पटेल वर्ग का चेहरा ला दिया, आर के पटेल। पूरा समीकरण बदल गया। अब बीजेपी अगर यहाँ पे ओबीसी चेहरा ला दे, कोई अतिशयोक्ति नहीं होने वाली, क्योंकि मुगराबाद शाहपुर, फूलपुर, आप प्रतापगढ़ जनपद को देख लीजिए, मिर्जापुर को देख लीजिए, जो आस पास इसके सटे हुए जिले हैं, सटे हुए विधानसभा है, वहां पे जितने विधायक हो रहे हैं, जितने सांसद हो रहे हैं, पटेल वर्ग से हो रहे हैं और इनका एक खास दबदबा बन रहा है। और आने वाले समय में अगर रानीगंज की सीट अपना दल के पास ली जाए, कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस का वजूद ही खत्म है, कांग्रेस के यहाँ नेता नहीं मिल रहे। तो नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। ये था रानीगंज का सबसे बड़ा पॉलिटिकल एनालिसिस भाजपा, बसपा और सपा। धन्यवाद।